बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बात करने लगा हूँ इंसानियत की, उस इंसानियत की जो तकरीबन हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में पाकिस्तान के अंदर नापैद हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता जो लोग बैरून मुल्क सेटल हैं या जो लोग इस्लाम को अच्छी तरह पढ़ते जानते और मानते हैं, सिर्फ उन 4 लोगों के अंदर ही देखने को मिलती है। इसी इंसानियत से मुताल्लिक मैं एक वाक़या और किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, आप भी सुनिए और मुझे यकीन है कि आप पढ़ने के बाद दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। स्टेफन नूर जो कि मिस्री नजात कैनेडियन अदाकारा हैं, इंतहाई बोल्ड अदाकारा हैं, जिसको हमारे यहाँ नफीस लफ्ज़ों में ब्रॉड माइंडेड कहा जाता है। पिछले चंद दिनों से फ़लस्तीन पर जो बीत रही है, इस सब जुल्म को देखते हुए उन्होंने अपने तमाम तर प्रोजेक्ट को वक्ती तौर पर मौकूफ़ कर दिया है, बल्कि उन्होंने बहुत सारी ऐसे लोगों की रकूम जो कि बतौर एडवांस ले रखी थी वो वापस कर दी हैं, क्योंकि वो जिन फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखा रही थी, इन फिल्मों में से चंद एक के अंदर ऐसे यहूदियों का हिस्सा भी था जो कि अपना मुनाफा वहाँ अपनी फ़ौज को दे देते थे ताकि उनका दिफा मजबूत हो सके। उन्होंने ना सिर्फ अपना काम मौकूफ़ कर दिया था, बल्कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह फ़लस्तीन तक खुराक और अद्वियात पहुँचाई जा सकें, जिसके अंदर अपने ज़ाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए वो बहुत हद तक कामयाब भी हुई हैं। तमाम तर काम को तर्क कर देने के बाद उनका सारा वक्त या तो इन कोशिशों में गुजरता है कि वो किसी तरह फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद कर सकती हैं, या फिर उनको दुआओं करते हुए गुजरता है कि या अल्लाह फ़लस्तीन बहन भाइयों के हाल पर रहम फरमा। चंद दिन पहले की बात है कि वो अल्लाह ताला के हज़ूर हाथ फैलाए अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ कर रही थी कि इसी दौरान दरवाजे की बेल बजी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने मैकडोनल्ड का एक राइडर खुराक का एक पैकेट लिए खड़ा था। उसने दरवाज़ा खोलते ही वो पैकेट मोहतरमा स्टेफन नूर को पकड़ा दिया। स्टेफन नूर ने पैकेट पकड़ने से इनकार कर दिया और इससे पूछा कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, बल्कि हमने तो मैकडोनल्ड का बाइकाट कर रखा है। जिस पर राइडर ने उनको ऑर्डर की तफसीलात दिखाई और बताया कि ऑर्डर आपके घर से किया गया है और आप ही का एड्रेस दिया गया है। स्टीफन नूर ने राइडर से मज़ीद बहस करने के बजाय अपनी बेटी को बुला लिया ताकि उसे तस्दीक कर सके कहीं उसने तो ऑर्डर नहीं किया। स्टीफन नूर की बेटी आई और उसने राइडर के सामने अपनी बेटी से पूछा कि तुमने मैकडोनल्ड का ऑर्डर किया है। उसकी बेटी ने इस बात में जवाब दिया तो वहीं खड़े खड़े राइडर के सामने स्टीफन ने अपनी बेटी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। वो साथ साथ बेटी को मारती जा रही थी, साथ साथ रोती जा रही थी और कहती जा रही थी कि वहाँ इसराइली जालिम फ़ौज हमारे मुसलमान बहन भाइयों पर बम बरसाकर उनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े कर रही हैं और फिर वो टुकड़े अपने पालतू कुत्तों और पालतू जानवरों को खिला रही हैं। और तुम में इतनी गैरत भी नहीं है कि तुम एक ऐसे इदारे में खुराक मंगवा रही हो जिसने इन जालिम दरिंदों के लिए मुफ्त खाना फराहम करने का ऐलान कर रखा है। इसके साथ स्टीफन नूर ने खाना लेने से इनकार करते हुए राइडर को खाना वापस कर दिया और उसे वापस भेज दिया। ये सारा अमल स्टीफन नूर का एक पड़ोसी देख रहा था जो राइडर के वापस जाते वहाँ पर पहुँचा और उसकी बेटी को ऑफ़र की कि तुम अगर चाहो तो पुलिस की मदद ले सकती हो। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है ये सरासर गलत है। स्टीफन नूर की बेटी ने इंतहाई तहम्मुल से उसकी बात सुनी और फिर उसका शुक्रिया अदा करते उसके ऑफ़र को कबूल करने से इनकार कर दिया और बताया कि ये मेरा और मेरी माँ का मामला है और मुझे लगता है कि मैं और मेरी माँ बेहतर सुलझा सकती हैं, ना कि पुलिस बेहतर सुलझा सकती है। उनका पड़ोसी अपना मुँह लेकर रह गया और वापस चला गया। स्टीफन नूर की बेटी वापस घर आई, आकर अपनी माँ से लिपट गई और रो रो कर उसे माफ़ी मांगने लगी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को मुआफ़ करते हुए अपने सीने से लगा लिया और उसे समझाया कि मुआफ़ी मुझसे नहीं बल्कि अल्लाह ताला से मांगो। और खुद सोचो कि अगर कोई इंसान तुम्हारी बहन माँ भाई अपने बाप के जिस्म टुकड़े टुकड़े करके अपने कुत्तों को खिला दे तो क्या तुम उस इंसान या उसकी साथियों से लेकर कुछ खाना चाहोगी या क्या तुम खा सकोगी? बिल्कुल ऐसे तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। इसलिए ये बात समझो कि जो लोग फ़लस्तीन में मर रहे हैं वो भी हमारे ही बहन भाई बुज़ुर्ग और बच्चे हैं। स्टीफन नूर की बेटी ने अपनी वालदा से आइंदा कभी मैकडोनल्ड का खाना खाने का वादा किया और बात ख़त्म हो गई। लेकिन इस सारे किस्से में मेरा एक सवाल है कि ये किरदार वो अदा कर रही हैं जिनको हम इंतहाई बोल्ड माइंडेड, इंतहाई फहश और पक्के जहन भी समझते हैं। वो दिल में इस हद तक नरम होती हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठी हों अपने मज़हब और इंसानियत के एहसास से लबरेज होती हैं। जबकि एक हम पाकिस्तानी कौम हैं,
हमारे पास सब कुछ बेहथियार है, धन दौलत है, जवान है, लड़ने की सलाहियत है, लेकिन हम लोग खामोश तमाशाई बने न सिर्फ तमाशा देख रहे हैं बल्कि दुनिया को भी बता रहे हैं कि हम तमाशा देख रहे हैं। ये कहते हो हम लोग गहरी नज़र रखे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि जब लोग कहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे तो वो किस किस्म की हिमायत है जो वो जारी रखेंगे। और ये बात फ़लस्तीनियों को भी समझ जानी चाहिए जो उनके बेगोरो कफन पड़े लाशों को कफन तक नहीं दे सकते। वो उन लोगों की हिमायत क्या खाक करेंगे। वो दरवाजे से दाखिल होकर चंद कदम ही आगे चली थी कि ठा की ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने गोली चलाई हो। वो आवाज़ की सिमत देखने के लिए पलटी ही थी कि दोबारा ठा की आवाज़ आई थी और वो अपने महबूब के हाथ में बंदूक देकर वहीं ढह गई थी। उसे अपनी सांसें अटकती हुई महसूस हुई थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और दिमाग में माजी के जमाके हो रहे थे। हारिस के दोनों इंतहाई करीबी दोस्त शाजिल और जुवैद उसे मजबूर कर रहे थे कि चलना यार, हसन की मेहंदी पर जाना है। हसन शाजिल और जुवैद का जिगरी यार था। उनके ज़रिए से ही हारिस की और उसकी हेलो हाई हुई थी, क्योंकि शाजिल और जुवैद हारिस के भी इंतहाई करीबी दोस्त थे। शादी का दावतनामा हारिस को मासूल हो चुका था, मगर अपनी बिजनेस की मसरूफियात की वजह वो फ़कर रस्मी तौर पर शिरकत करना चाहता था। उसने सोच रखा था कि वो वलीमे वाले दिन ही जाएगा, 10 मिनट बैठेगा और शादी का तोहफा देकर वापस आ जाएगा। मगर उसे क्या पता था कि ज़िंदगी के ये 10 मिनट भी उसके लिए उम्र भर का रोग बन जाने थे। महरीन हाशिम बिल्कुल 0 मीटर मर्सिडीज से उतरकर जौहर टाउन के सबसे महंगे ब्यूटी पार्लर में आई थी। गो कि उस पर हुस्न की परवानी थी, उसे बिनावटी हुस्न की ज़रूरत नहीं थी। मगर कहते हैं ना कि जब हराम की कमाई हाथ आ जाए तो वो खर्च अक्सर हराम कामों पर ही हो जाती है। महरीन भी यही कुछ कर रही थी। उसके हाल ही में बने नए बॉयफ्रेंड ने उसे नई मर्सिडीज तोहफे में दी थी। इस तोहफे से एलीट क्लास में मौजूद उसकी तमाम सहेलियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, जबकि मिडिल क्लास सहेलियों ने बहुत पहले ही उसके अमाल को देखते हुए उससे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। गो कि वो पहले भी अपने कई बॉयफ्रेंड से कहीं कीमती तहफ़ ले चुकी थी और बदले में अपने सबसे कीमती चीज़ यानी इज़्ज़त गंवा चुकी थी। मगर अब की बार वाले बॉयफ्रेंड की दौलत से वो इतनी मुतासिर थी कि उसके साथ ज़िंदगी बिताने के ख्वाब देखने लगी थी। बहुत ज़्यादा ज़िद करने पर हारिस अपने दोस्तों के साथ हसन की मेहंदी पर जाने के लिए राज़ी हो गया था। उसने अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ वक्ती तौर पर तर्क कर दी थी और घर चला गया था ताकि अपनी पसंद के कपड़ों और परफ्यूम का इंतखाब करके अपनी निगरानी में मुलाजमीन से कपड़े तैयार करवा सके। शाजिल और जुवैद ने मुकर्रर वक्त पर उससे रब्ता किया तो उसने बताया कि वो बिल्कुल तैयार है, बस 10 मिनट में पहुंच रहा है। कॉल बंद करने के बाद उसने गार्ड्स को असला लोड करके चेक करने का कहा, ड्राइवर्स को गाड़ियां निकालने का कहा। अपनी भरपूर तसल्ली कर लेने के बाद वो गाड़ी में बैठ गया था, अपना मौजर निकाल डैशबोर्ड पर रखा और ठीक 10 मिनट के बाद अपने वादे के मुताबिक अपने दोस्तों के पास पहुंच गया था। वो दोनों पहले ही तैयार खड़े थे, उनको साथ बिठाया और वो तीनों मिलकर फंक्शन हॉल में पहुंच गए थे। हिरीन का मोबाइल मुसलसल बज रहा था, मगर उसकी आदत थी कि वो मेकअप करवाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती थी। उसे पता भी था कि कॉल करने वाला शख्स कौन होगा, पता भी क्यों ना होता, उसी की खातिर तो वो अपना इतना तैयार हो रही थी। आज उसके महबूब ने उसे सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया था और बदले में वो भी अपना सजा संवारा वजूद अपने महबूब को पेश करके सरप्राइज़ करना चाहती थी। फ़ोन की मुसलसल बजती हुई घंटी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ऐसा भी क्या सरप्राइज़ हो सकता है जिसकी खातिर वो इतना उताला हुआ पड़ा है कि फ़कत चंद घंटे इंतज़ार नहीं कर पा रहा, जबकि मैं भी तो उसे सरप्राइज़ देने के लिए ही इतना वक्त लगा रही हूँ। अगले ही लम्हे वो अपने महबूब के साथ आने वाले वक्त में बिताए जाने वाले खूबसूरत और यादगार पलों को याद करके मुस्कुरा दी थी और फ़ोन की बजती घंटी को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया था। काश वो फ़ोन उठाकर अपने महबूब के तेवर और इरादे जान लेती तो बच जाती। हसन की शादी पर उसके दोस्तों का इंतहाई बेहतरीन इस्तकबाल किया गया था। इस इस्तकबाल की वजह यकीनन सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि कहीं ना कहीं हारिस के माल दौलत का भी आया था। यही वजह थी कि उससे हाथ मिलाने वाले मर्द ख़वातीन में बहुत सारे चेहरे ऐसे भी थे जिनको वो जानता पहचानता तक नहीं था, मगर वो लोग उसके साथ इतनी अपनायत से पेश आ रहे थे जैसे उनसे ज़्यादा अपना और ख़ास कोई है ही नहीं।
हसन ने अपना मोबाइल शाजिल को पकड़ाते हुए कहा था, इसमें से मेरा नामा अमाल गैर ज़रूरी अशिया, लड़कियों की तस्वीर वगैरह साफ कर दो। मैं नहीं चाहता कि शादी की पहली रात बीवी से मार खाऊं। साथ ही सबके कह के बुलंद हुए और मोबाइल शाजिल ने पकड़ लिया था। हसन और जवैद गपशप करने लगे थे, जबकि शाजिल और आरिस का मोबाइल डेटा साफ करने लगे थे। मोबाइल में बीसियों लड़कियों की नाजिबा वीडियोज़ और तस्वीर थीं। शाजिल बताया जा रहा था और आरिस डिलीट करता जा रहा था। अचानक एक वीडियो पर आकर आरिस रुक गया था। उसने वो वीडियो 3-4 बार प्ले करके देखी। वीडियो में हसन एक लड़की के साथ कपड़ों से बेनियाज होकर हवस मिटा रहा था। जब 5वीं बार आरिस ने वीडियो प्ले की थी तो शाजिल ने मुस्कुराकर कहा था, अगर मेरे यार को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है तो हसन से लड़की का पता मालूम करके उठा लाती हैं। हम तीनों भी सुहागरात मना लेंगे। और साथ ही कहका लगाया था। अगर उसने आरिस के चेहरे पर आए तासुरात देखे होते तो शायद वो कहका ना लगाता। आरिस ने साइड पर होकर अपनी महबूबा को कॉल की और बताया कि जल्दी से मेरे बंगले पर पहुंचे, उसके लिए सरप्राइज़ है। उसके साथ ही आरिस ने इमरजेंसी का बोलकर अपने दोस्तों से जाने की इजाज़त ली और बगैर शंगन डाले ही वहाँ से निकल आया था। घर पहुंचकर अब वह मुसलसल अपनी महबूबा को कॉल कर रहा था, मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी। जबकि दूसरी यानी मेरीन का मेकअप अब ख़त्म हो चुका था। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो 2 घंटे में उसे 50 कॉल्स मौसूल हो चुकी थी। 20 पैगामात में पूछा गया था, कहाँ हो, कब तक पहुँचोगी। उसने फारिग होकर बताया था कि मैं 10 मिनट में तुम्हारे बंगले पर रहूँगी। महबूबा का जवाब मिलते आरिस ने अपना मूसर उठाया, उसे चलाकर चेक किया कि कहीं ऐन वक्त पर धोखा न दे जाए। अपनी तसल्ली कर लेने के बाद अपनी महबूबा के आने का इंतज़ार करने लगा। जो ही मेरीन पोर्च में से गुजरते हुए बंगले में दाखिल हुई थी, आरिस ने दरवाजे के पीछे से निकलकर उसे गोली मार दी थी। उसने पलटकर गोली की आवाज़ की तरफ देखा था, मगर गोली उसके जिस्म में घुस चुकी थी और एक बार फिर उठा की आवाज़ गूंजी थी। अब गोली उसके सीने में से ऐन उसके दिल पर लगी थी, जहाँ उसने कई महबूब बसाए थे। गोली लगते मेरीन का जिंदा वजूद तड़पने लगा था और लम्हों में वो लाश में बदल चुकी थी। उसका सारा का सारा मेकअप उसके खून से धुल चुका था। दुनिया की जिस लज्जत में खोकर उसने अपना आप कहीं रईसजादों के हवाले किया था, आज उन्हीं में से एक हारिस उसके लिए मौत बन गया था। हारिस ने वीडियोस डिलीट करते हुए हसन के मोबाइल में मेरीन के दर्जनों बराना तस्वीर और वीडियोस देख ली थी। वही वीडियोस हारिस के तैश में आ जाने का सबब बन गई थी और इसी तैश के नतीजे में सजी संवरी मेरीन अब मुर्दा वजूद में बदल चुकी थी और अपने ही खून में गुसल कर चुकी थी।